हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं महाजनपद के बारे में। और ये मौर्य साम्राज्य एंड महाजनपद के ऊपर 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने एक चैलेंज शुरू किया है 100 दिन के अंदर में 100 टॉपिक्स को कंप्लीट करने के लिए। और उसी सीरीज में आज डे 5 है, 5वें दिन हम लोग महाजनपद और मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सीरीज के वीडियोस को। सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने पहला प्रश्न है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद थे। यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद थे। तो 6ठी ईसा शताब्दी के समय जो महाजनपदों की संख्या थी वह 16 थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 16 महाजनपद थे। ठीक है, और इनकी जो जानकारी हमें मिलती है वो प्रारंभिक बौद्ध और जैन ग्रंथों जैसे कि अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में हमें मिलता है 16 महाजनपदों का उल्लेख। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि 6ठी शताब्दी में कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। और इनकी हमें जानकारी बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथों से मिलता है, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। यहाँ पर है कि महाजनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आखिर जो महाजनपद है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है वह भूमि जहाँ जनजाति ने पैर रखा और स्थापित हुई। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है कि वह भूमि जहां एक समुदाय ने पैर रखा और स्थापित किया। ठीक है, बाद में इसका विस्तार हो गया जनपद के रूप में। ठीक है, कोई जनजाति किसी क्षेत्र में आया और वहां बस गया तो उसी को क्या कहा गया, जनपद कहा गया बाद में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या हम लोग 3 देखेंगे। देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गणतंत्रीय था। कौन सा महाजनपद था जो गणतंत्रीय था, यानी कि जिसमें गणतंत्रीय व्यवस्था थी। तो वो था वजी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, वह वजी था जहां पर गणतंत्रीय व्यवस्था था। ठीक है, वजी, मल और अस्मक गणतंत्रीय यानी कि गणसंघ थे, महाजनपद थे। बाकी जितने भी थे वो राजतंत्रीय थे। तो आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि जो महाजनपद था वजी, वो क्या था, एक गणतंत्रीय व्यवस्था था उसके पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि 16 महाजनपदों की सूची किस ग्रंथ में उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की जो सूची है वो हमें मिलता है अंगुत्तर निकाय से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर से हो जाएगा। अंगुत्तर निकाय में जो है हमें ये जानकारी मिलती है कि महाजनपदों की संख्या कितनी है, 16 है। और इसकी सूची हमें अंगुत्तर निकाय से ही प्राप्त होती है। ठीक है, और अंगुत्तर निकाय जो है यह एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, ये भी याद रखना है कि ये अंगुत्तर निकाय क्या है, बौद्ध धर्म ग्रंथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न संख्या हम लोग 5 देखेंगे। यहाँ पर है कि मगध महाजनपद की पहली राजधानी कहाँ थी। मगध महाजनपद की जो पहली राजधानी थी वो कहाँ पर थी। तो वो था राजगिरी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर से हो जाएगा। मगध महाजनपद की जो पहली राजधानी थी वो राजगिरी में था। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी, जिसको गिरिव्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसी को गिरिव्रिज भी कहा जाता है। ठीक है, गिरिव्रज भी कहा जाता है। कई जगह पर ब्रिज, कई जगह पर ब्रज लिखा हुआ आता है, तो गिरिव्रिज भी कहा जाता है। और जिसे बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। और यहाँ से जो है इसकी राजधानी जो है पाटलिपुत्र जो ले जाने का काम किया गया था वो जो है उदयन के द्वारा किया गया था। ठीक है, उदयन के द्वारा ये काम किया गया था कि वो राजगिरी से अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र ले गए थे। तो तब फिर उसके बाद क्या होता है कि मगध का जो राजधानी है वो पटना हो जाता है। ठीक, लेकिन शुरुआती दौर में जो मगध महाजनपद था उसकी राजधानी राजगिरी ही थी। ठीक है, एक सवाल और बनता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। तो पाटलिपुत्र की स्थापना वही उदयन करते हैं। और उदयन ही जो है वो क्या करते हैं कि मगध की राजधानी गिरिव्रिज से उठा करके पटना को ले जाते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। यहाँ पर है कि काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी। जो काशी थी उसकी राजधानी क्या थी। तो काशी महाजनपद की राजधानी जो थी वह वाराणसी थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, काशी का वाराणसी राजधानी थी। ठीक है, और यहाँ पर हमें याद रखना है कि काशी का जो राजधानी था वो क्या था,
वाराणसी था। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। विश्व का पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो विश्व का पहला जो गणतंत्र स्थापित हुआ था वो वैशाली में स्थापित हुआ था। ठीक है, विश्व का पहला गणतंत्र कहाँ पर स्थापित होता है? वैशाली में स्थापित होता है। वैशाली में लिच्छवियों द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था। ठीक है, तो वैशाली में जो लिच्छवी थे, लिच्छवियों ने क्या किया था सबसे पहला, ठीक है, लिच्छवियों ने क्या किया था सबसे पहला गणतंत्र स्थापित किया था। ठीक है, तो यही लिच्छवी लोग थे जिन्होंने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। कहां पर? वैशाली में किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 8 आपके सामने है कि अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो अंग जो था, अंग महाजनपद की राजधानी वो चंपा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, चंपा था। अंग महाजनपद जो था उसकी राजधानी चंपा, जो कि अब मुंगेर और भागलपुर में पड़ता है, जिसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में बिंबिसार ने मगध में मिला लिया था। तो इसको बाद में मगध जो है इसको मिला लेता है, सॉरी मगध, यहाँ पर बिंबिसार क्या करता है उसको मगध में मिला लेता है बाद में। लेकिन यहाँ पर जो हमसे पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? तो वो चंपा में थी। और वर्तमान में अगर पूछ दिया जाए तो ये मुंगेर जिले में, मुंगेर और चंपारण, मुंगेर और भागलपुर जिले में ये पड़ता है। ठीक है, मुंगेर और भागलपुर में। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 9 देखिए, यहाँ पर है कि गंधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? गंधार महाजनपद की राजधानी की बात करें तो ये तक्षशिला थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। गंधार महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? तक्षशिला में थी। गंधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। और ये जो तक्षशिला थी ये शिक्षा और विद्या का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, शिक्षा के लिए और विद्या के लिए ये प्रमुख केंद्र था। और यहाँ से कुछ विद्वान जो है पढ़ करके निकले थे, और उन विद्वानों में एक तो थे पाणिनि, ठीक है, पाणिनि, और दूसरा जो थे कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य, इन दोनों का नाम आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये प्रश्न कई बार बना हुआ है कि कौन से विद्वान किससे संबंधित है, किस शिक्षा केंद्र से संबंधित है। तो इस वजह से ये याद रखिएगा कि जो तक्षशिला है, तक्षशिला विश्वविद्यालय से पाणिनि और कौटिल्य जो है ये संबंधित है। ठीक है, और गंधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वो तक्षशिला थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या हम लोग 10 देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 10 है कि अवंती महाजनपद कितने भागों में विभाजित था? तो अवंती महाजनपद जो था वो 2 भागों में विभाजित था। ठीक है, अवंती महाजनपद जो था वह 2 भागों में विभाजित था। एक तो उसका उत्तरी भाग था, ठीक है, उत्तरी भाग था, और दूसरा जो था उसका दक्षिणी भाग था। ठीक है, दक्षिणी भाग था। उत्तरी भाग जो था, ठीक है, उत्तरी भाग जो था वह उज्जैन कहलाता था। ठीक है, क्या कहलाता था? उज्जैन कहलाता था। और जो दक्षिणी भाग था वो क्या कहलाता? वह महिष्मती कहलाता था। ठीक है, महिष्मती कहलाता था। तो ये चीजें याद रखिएगा कि अवंती महाजनपद कितने भागों में विभाजित था? 2 भागों में विभाजित था, उत्तरी और दक्षिणी में। उत्तरी जो था वह उज्जैन हो गया और दक्षिणी जो था वह महिष्मती हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। यहाँ पर है कि चंद्रप्रघोत किस महाजनपद का शासक था? चंद्रप्रघोत जो था वो किस महाजनपद का शासक था? तो वह अवंती का शासक था। ठीक है, अवंती महाजनपद का शासक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या हम लोग 12 देखेंगे। यहाँ पर है कि वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो वत्स जो महाजनपद था उसकी जो राजधानी थी, ठीक है, उसकी राजधानी कौशाम्बी में था। ठीक है, वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? कौशाम्बी में था, कौशाम्बी में था। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या हम लोग 13 देखेंगे। यहाँ पर है कि सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो वो मथुरा था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, मथुरा था। ठीक है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। यहाँ पर है कि मत्स्य महाजनपद जो कि आधुनिक भारत के किस स्थान पर स्थित है? तो मत्स्य महाजनपद जो है वो आधुनिक भारत में किस स्थान पर स्थित है? तो ये जो स्थित है ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। मत्स्य महाजनपद जो है वह वर्तमान में राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए
मत्स्य महाजनपद और जयपुर जो कि आधुनिक राजस्थान में स्थित है और इसकी राजधानी विराटनगर थी। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। यहाँ पर सिर्फ ये पूछ रहा है कि जो मत्स्य महाजनपद है वो आधुनिक भारत के किस स्थान पर स्थित है, तो वो राजस्थान राज्य में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, कोशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। देखिए कोशल जो यहाँ पर कोशल महाजनपद थी, इसकी जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, श्रावस्ती में था। ठीक है, कोशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी और परसेनजीत यहाँ का एक प्रसिद्ध राजा हुआ था। ठीक है, तो कोशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, श्रावस्ती में थी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 16 आपसे पूछ रहा है कि पाडनी की अष्टाध्यायी में किन महाजनपदों का उल्लेख है। तो जो पाडनी का अष्टाध्यायी था उसमें किन महाजनपदों का उल्लेख था। ऑप्शन ए है मगध, ऑप्शन बी यहाँ पर 4 दिए गए हैं महाजनपद, मगध और अस्मक, कंबोज और चेदी। तो पाडनी के जो अष्टाध्यायी में था उसमें मगध का उल्लेख था, अस्मक का उल्लेख था और कंबोज का उल्लेख था। ठीक है, चेदी का उल्लेख नहीं था। ठीक है, तो पाडनी की जो अष्टाध्यायी में था उसमें मगध, अस्मक और कंबोज महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो इन 3 का हमें उल्लेख मिलता है पाडनी के अष्टाध्यायी में। तो यहाँ पर आंसर हमारा ए हो जाएगा, 1, 2 और 3। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग 17 देख लेते हैं। यहाँ पर है कि महाजनपद काल में राजा को किन उपाधियों से जाना जाता था। जो महाजनपद काल था उसमें राजा को उपाधियां जो थी वह सम्राट, विराट और स्वराष्ट्र जैसी उपाधियां थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा कि महाजनपद काल में राजा को किन उपाधियों से जाना जाता था। तो राजा को सम्राट, विराट और स्वराट जैसी उपाधियों से जाना जाता था। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। यहाँ पर है कि बलि क्या था। बलि क्या था, बलि एक प्रकार का जो था, बलि क्या था ये आपसे पूछ रहा है। तो बलि जो था वो क्या था, एक प्रकार का अनिवार्य कर था। ठीक है, कर जो लेने की व्यवस्था थी उसी को यहाँ पर बलि कहा जाता था। ठीक है, बलि एक अनिवार्य कर था जो किसानों से वसूला जाता था। ठीक है, यानी कि ये कर था, टैक्स था, टैक्स का ही नाम यहाँ पर जो है महाजनपद काल में बलि रखा गया था। ठीक है, बलि रखा गया था और ये किसानों से क्या किया जाता था, वसूला जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसको वसूलने का जो काम करता था, चूंकि यहाँ पर इसका नाम बलि था तो इसके वसूलने वाले को बलि साधक कहा जाता था। बलि साधक नामक अधिकारी जो था इसको वसूला करता था। ठीक है, विशेष अधिकारी हुआ करता था जो टैक्स को वसूला करता था, जिसको बलि कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। तो हर्यक वंश की संस्थापक कौन था, तो ये थे बिंबिसार। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। ठीक है, 540 से 412 ईस्वी के बीच ये था हर्यक वंश और इसका स्थापना जो है बिंबिसार ने किया था। और बिंबिसार जो थे वो बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है, बुद्ध के समय के थे। तो ये चीज भी आपको याद रखना है कि जो बिंबिसार थे उन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की और ये बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। बिंबिसार ने किस राजा को पराजित करके अंग को मगध में मिलाया था। तो यहाँ पर चंद प्रघोत जो थे, ब्रह्मदत्त, यहाँ पर ब्रह्मदत्त जो थे, ब्रह्मदत्त इनको हरा करके बिंबिसार ने जो है अंग को मगध में मिला लिया था। ठीक है, ब्रह्मदत्त को हरा करके जो बिंबिसार ने अंग के राजा जो ब्रह्मदत्त थे उनको पराजित किया और अंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ब्रह्मदत्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। यहाँ पर है कि बिंबिसार के दरबार में कौन सा प्रसिद्ध चिकित्सक था। तो बिंबिसार के दरबार में जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे उनका नाम था जीवक। ठीक है, जीवक जो थे वो बिंबिसार के दरबार में रहने वाले एक प्रसिद्ध चिकित्सक हुए। ठीक है, जीवक जो थे वो साल्वती का पुत्र थे और बिंबिसार के दरबार का प्रसिद्ध चिकित्सक थे और इन्हें जो है उज्जैन के राजा चंद्र प्रघोत के इलाज के लिए भेजा गया था। ठीक है, तो जीवक को उज्जैन के राजा जो थे, उज्जैन के राजा चंद्र प्रघात, ठीक है, चंद्र प्रघात जो थे, चंद्र प्रघोत जो थे उनके इलाज के लिए भेजा गया था। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है कि बिंबिसार के दरबार में
जीवक नाम के एक चिकित्सक थे जो चिकित्सा के लिए प्रमुख थे, जाने जाते थे चिकित्सक के रूप में, महान चिकित्सक के रूप में। और ये साल्वती का पुत्र थे, ठीक है, साल्वती का पुत्र थे जीवक। और इनको उज्जैन के राजा चंद्रप्रबोध के इलाज के लिए भेजा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा कि बिंबिसार के दरबार में कौन प्रसिद्ध चिकित्सक था, तो वो थे जीवक। चलिए नेक्स्ट आगे प्रश्न देखिए कि अजातशत्रु ने किस राजा को पराजित किया था। अजातशत्रु जो थे उन्होंने प्रसेनजीत को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रसेनजीत को अजातशत्रु ने पराजित किया था। अजातशत्रु जो थे अपने अजातशत्रु ने यहाँ पर कौशल के राजा प्रसेनजीत को पराजित किया था। और आगे बढ़ते हैं, फिर प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। यहाँ पर है कि अजातशत्रु ने किस गणराज्य को 16 वर्षों के युद्ध के बाद नष्ट कर दिया था। 16 वर्षों के युद्ध के बाद किस गणराज्य को उन्होंने नष्ट कर दिया था, तो वो गणराज्य था कपिलवस्तु, ठीक है। अजातशत्रु ने 16 वर्षों के युद्ध के बाद लिच्छवी की राजधानी लिच्छवी की राजधानी जो वैशाली थी उसको इन्होंने नष्ट किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अजातशत्रु ने किस गणराज्य को 16 वर्षों के बाद नष्ट किया था, तो वो था वजी वैशाली जो था, इसको इन्होंने नष्ट कर दिया था 16 वर्षों के युद्ध के पश्चात, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखना है कि अजातशत्रु ने 16 वर्ष के युद्ध के बाद लिच्छवी की जो राजधानी थी वैशाली उसको नष्ट कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, वैशाली। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी, तो जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी और ये राजगिरी में आयोजित की गई थी, ठीक है, जिसमें बुद्ध के मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलन करने का काम किया गया था। तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर होती है, तो वह राजगिरी में होती है। और ये किसके समय होती है, तो यह अजातशत्रु के समय होती है। और इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें किया जाता है कि बौद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, अजातशत्रु। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 25 देखेंगे कि पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी किसने बनाया था। तो पाटलिपुत्र को जो पहली बार राजधानी बनाने का काम किया था वह उदयन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। उदयन जो थे 460 से 444 ईसा पूर्व के बीच हुए। इन्होंने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र यानी कि पटना में एक किला बनाया और राजधानी को राजगिरी से ये पाटलिपुत्र ले गए थे। हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में बात किया था, तो आपको याद रखना है कि पाटलिपुत्र को पहली बार जो राजधानी बनाने का काम किया था वह उदयन ने किया था। और ये जो राजधानी थी ये गंगा और सोन नदी के संगम के पास थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। यहाँ पर है कि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था। तो शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, तो वो थे शिशुनाग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या हम लोग 27 देखेंगे। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ और किसके शासनकाल में होती है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो द्वितीय बौद्ध संगति थी वो कहाँ पर हुई और किसके शासनकाल में हुआ था। तो जो द्वितीय बौद्ध संगति है, ठीक है, वो कहाँ पर हुआ था, वो हुआ था वैशाली में। और किसके शासनकाल में हुआ था, कालाशोक के शासनकाल में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में 383 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, सॉरी 383, ठीक है, 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। कालाशोक जो थे वो शिशुनाग का उत्तराधिकारी थे, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखना है। और ये जो आपसे पूछ रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई थी वह वैशाली में हुई थी और कालाशोक जो था उसका संरक्षण उस समय वो शासनकाल में था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो नंद वंश का जो संस्थापक थे उनका नाम था महापद्म नंद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नंद वंश को स्थापना किसने की थी, महापद्म नंद ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न संख्या 29 है कि किस नंद शासक ने सिकंदर को गंगा नदी के आगे बढ़ने से रोका था। तो
सिकंदर को गंगा नदी से आगे बढ़ने से रोकने का जो काम किया था वो धानानंद ने किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, धानानंद ने। नंद वंश का अंतिम शासक जो था वो धानानंद था और धानानंद ने सिकंदर को अपनी सेना की विशाल शक्ति के कारण गंगा घाटी में आगे बढ़ने से रोका था। ठीक है, तो ये धानानंद जो था अंतिम शासक होता है। ठीक है, अंतिम शासक होता है नंद वंश का। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखना, और इसी ने सिकंदर को गंगा घाटी में आगे बढ़ने से रोक रखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 30 देखेंगे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य यानी कि कौटिल्य की सहायता से 322 ईसा पूर्व में, ठीक है, कब किया था? 322 ईसा पूर्व में नंद वंश को उखाड़ फेंका और मौर्य साम्राज्य की नींव रखा। यानी कि अंतिम शासक जो नंद वंश का था धानानंद, उनको हरा करके यहाँ पर मौर्य वंश की स्थापना की जाती है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और चंद्रगुप्त मौर्य के इस शासन स्थापना में जो हेल्प करते हैं, जो सहायता देते हैं, वो कौटिल्य थे। ठीक है, कौटिल्य ने उनकी हेल्प की थी और इन्हीं के बदौलत वो जो है चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया था, मौर्य साम्राज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। चाणक्य को किस अन्य नाम से जाना जाता है? देखिए, चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त जैसे नामों से जाना जाता है। इनके अन्य नाम जो है कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है, चाणक्य। ठीक है, तो इन्हीं नामों से इनको जाना जाता है। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। यहाँ पर है कि मौर्य और सेलुकस के बीच संधि कब हुई? चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के बीच संधि कब होता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के बीच की जो संधि की बात की गई है वो 303 ईसा पूर्व में की गई है। कि 303 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के बीच क्या हो जाती है? संधि हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 33 देखेंगे कि 303 ईसा पूर्व की संधि के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को क्या दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को क्या दिया था? तो इस संधि के अनुसार जो है चंद्रगुप्त ने सेलुकस को 500 हाथियां दी थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 500 हाथियां। संधि के तहत चंद्रगुप्त ने सेलुकस को 500 हाथी दिए और बदले में पूर्वी अफगानिस्तान, बालूचिस्तान और सिंधु के पश्चिमी का क्षेत्र प्राप्त किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कितनी हाथियां दी, तो वो थे 500 हाथियां दी थी। ठीक है, 500 हाथी दी थी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या हम लोग 34 देखेंगे। यहाँ पर है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? देखिए, सुदर्शन जो झील था उसका जो निर्माण करवाया गया था वह पुष्यगुप्त के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, पुष्यगुप्त के द्वारा। ठीक है, गिरनार अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपने वायसराय पुष्यगुप्त, जो उसका साला भी था, को प्रसिद्ध सुदर्शन झील बनवाने का निर्देश दिया था। तो पुष्यगुप्त को यहाँ पर जो है निर्देश दिया गया था चंद्रगुप्त के द्वारा, और इन्होंने ही यानी कि पुष्यगुप्त ने ही सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये जानकारी हमें गिरनार अभिलेख से मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 35। प्रश्न संख्या 35 आपसे पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंत में कौन सा धर्म अपनाया था? तो जब उनका जीवन अंतिम रूप में आने लगा तो उन्होंने जो धर्म अपना लिया था वो जैन धर्म था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम जब उनका जीवन होने लगा तो उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया। ठीक है, जैन स्रोत के अनुसार चंद्रगुप्त ने जीवन के अंत में जैन धर्म अपनाया और जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत गया, जहां श्रवण बेलगोला में सलेखना विधि से अपने देह की त्याग की। तो यहाँ पर श्रवण एक नाम है, श्रवण बेल गोला। ठीक है, श्रवण बेलगोला, ये नाम आपको याद रखना है। यहीं पर जो चंद्रगुप्त मौर्य है, ये जैन धर्म के एक विधि होती है सलेखना विधि। सलेखना विधि से आप क्या करते हैं? अपने देह का त्याग करते हैं,
उपवास के माध्यम से आप धीरे धीरे भूखे रहते हैं, उपवास करते हैं और धीरे धीरे जब आपकी शरीर कमजोर हो जाती है तो आप मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। और इस विधि को सलेखना विधि कहा जाता है, जो जैन धर्म में एक पवित्र माना जाता है। ठीक है, ये परंपरा के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चंद्रगुप्त मौर्य थे अपने अंतिम के जीवन में जैन धर्म को अपनाते हैं और सलेखना विधि से उपवास करके श्रवण बेलगोला में अपने देह का त्याग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। यहाँ पर है कि यूनानियों ने चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से पुकारा। तो यूनानी जो थे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सैंड्रोकोटस के नाम से पुकारा। सैंड्रोकोटस, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। यूनानियों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस के नाम से पुकारा था, उन्हें सैंड्रोकोटस कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37 देखेंगे। यहाँ पर है कि बिंदुसार को यूनानियों ने किस नाम से पुकारा था। जो बिंदुसार थे, बिंदुसार को यूनानियों ने जो है अमित्रोचेटस के नाम से पुकारा था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, अमित्रोचेटस। बिंदुसार को यूनानियों ने अमित्रोचेटस के नाम से पुकारा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 38 है कि बिंदुसार ने कितने राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो बिंदुसार जो थे उन्होंने 16 राज्यों को जीत करके अपने राज्य का विस्तार किया था। 16 राज्यों को जीत करके उन्होंने अपने राज्यों का विस्तार किया था। ये जो जानकारी हमें मिलती है तारानाथ, जो कि तिब्बती बौद्ध भिक्षु के अनुसार बिंदुसार ने 16 राज्यों को जीतकर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच के क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक है, तो ये संख्या कितनी थी? 16 थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। बिंदुसार के दरबार में कौन सा आजीवक ज्योतिषी था। तो बिंदुसार के दरबार में कौन सा आजीवक ज्योतिषी था। तो वो थे पिग्गलवत्स जो थे ये आजीवक थे और ये ज्योतिषी थे। ठीक है, ज्योतिषी से बिंदुसार के दरबार में पिग्गलवत्स नामक आजीवक जो था वह ज्योतिषी था, जिसके कारण कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बिंदुसार आजीवक धर्म से जुड़ा हुआ था और ये आजीवक संप्रदाय से जुड़े हुए थे पिग्गलवत्स, और ये जो थे ज्योतिषी थे और बिंदुसार के दरबार में रहा करते थे। और इन्हीं के वजह से, इन्हीं कड़ियों के वजह से जो है कई लोग ये मानते थे कि जो बिंदुसार था वो आजीवक धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 40 देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 40 है कि अशोक ने बौद्ध धर्म किस भिक्षु से प्रभावित होकर अपनाया था। तो अशोक जो थे वो जब बौद्ध धर्म अपनाते हैं तो वो निग्रोध के प्रभाव में आकर के जो है अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, वो निग्रोध थे और इसकी जो जानकारी हमें मिलता है वो दिव्यवादन में हमें मिलता है इसकी जानकारी। इसके अनुसार अशोक ने निग्रोध नामक 7 वर्षीय भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि निग्रोध के द्वारा और उन्हें निग्रोध भिक्षु जो थे उनके प्रभाव में आकर के अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 41 देखिए। यहाँ पर है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था। देखिए कलिंग युद्ध कब हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 261 ईसा पूर्व। अशोक का एकमात्र बड़ा युद्ध कलिंग युद्ध था, जो कि लगभग 261 ईसा पूर्व में होता है। ठीक है, जिसमें भारी संख्या में लोग मारे गए और जिसने अशोक को गहराई से प्रभावित किया। और इसी युद्ध के बाद अशोक ने अपने युद्ध नीति को त्याग देता है और धर्म नीति को अपना लेता है। तो उसके बाद अशोक के हृदय परिवर्तन होते हैं, अशोक ने बौद्ध धर्म भी अपना लेता है। इसी युद्ध के बाद कलिंग युद्ध के बाद अशोक के जीवन के 3 चरणों के नाम क्या थे। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक के जीवन के 3 चरणों के नाम क्या थे। वह थे
कमलाशोक, चंडाशोक और धम्माशोक। कमलाशोक, चंडाशोक और धम्माशोक। अशोक के जीवन को 3 चरणों में विभाजित किया गया। कमलाशोक यानी कि भोग विलास वाला अशोक, ठीक है। चंडाशोक यानी कि क्रूर अशोक, जो युद्ध करता हो, खून बहाता हो। फिर उसके बाद धम्मा अशोक में आया। धम्माशोक मतलब जो धर्म को पालन करने वाला अशोक, ठीक है। तो ये थे कलिंग अशोक के जीवन की 3 चरण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43 देखेंगे। यहाँ पर है कि भाब्रू अभिलेख से क्या पता चलता है। जो भाब्रू का अभिलेख है उससे हमें क्या जानकारी मिलता है। तो भाब्रू शिलालेख से हमें युद्ध के 2 वर्ष बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को उत्साहपूर्वक अपनाया था, इसकी हमें जानकारी मिलता है कि युद्ध के 2 वर्ष के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को उत्साहपूर्वक अपनाया था। ये हमें भाब्रू अभिलेख से इसकी संकेत मिलती है कि युद्ध के 2 वर्ष के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को उत्साहपूर्वक अपना लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44 देखेंगे। अशोक के धम्म की मुख्य विशेषता क्या थी। तो अशोक के धम्म की मुख्य विशेषता ये थी कि इन्होंने नैतिक सिद्धांत, धार्मिक सहिष्णुता की बात की थी। अशोक का जो धर्म नैतिक सिद्धांतों का एक समूह था, जो किसी विशेष धर्म से संबंधित नहीं था, बल्कि सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान को बढ़ावा देने की बात करता था। तो ये थे अशोक के धर्म की प्रमुख विशेषता। चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न है कि अशोक ने युद्ध के नगाड़े भेरी घोष की जगह किसे दे रखा। तो अशोक ने युद्ध के नगाड़े, जिसे भेरी घोष कहा जाता है, उसके जगह पर जो है धम्म घोष को रखा था। धम्म घोष को रखा था। ऑप्शन नंबर बी, धम्म घोष को रखा था। अशोक ने युद्ध के नगाड़े भेरी घोष की जगह शांति की ध्वनि, जिसको धम्म घोष कहा जाता है, इसको रखा था और धम्म के माध्यम से विजय की वकालत की थी, ठीक है। तो उसने धम्म का प्रचार किया और भेरी घोष की जगह पर जो है धम्म घोष की बात की। नेक्स्ट आगे देखेंगे। यहां पर है प्रश्न संख्या 46 कि धम्म महामात्र क्या थे। जो धम्म महामात्र थे ये क्या थे। तो धम्म महामात्र जो थे वो धम्म के प्रसार के लिए नियुक्त अधिकारी थे। तो अशोक ने अपने धम्म के प्रसार के लिए कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया था और इन्हीं अधिकारियों को धम्म महामात्र कहा गया था, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 47 देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 47 यहाँ पर है कि अशोक ने किस किस बौद्ध स्थल की यात्रा की थी। अशोक ने किस किस बौद्ध स्थल की यात्रा की थी। तो अशोक जो थे, अशोक ने सारनाथ, सभी यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हैं, चाहे वो लुम्बिनी हो, कपिलवस्तु हो, बोध गया हो, सारनाथ हो, कुशीनगर हो, श्रीवास्तु हो, इन सभी जगहों का उन्होंने क्या किया था, तीर्थ यात्रा की थी। अशोक ने गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ और श्रीवास्तु जैसे पवित्र बौद्ध स्थलों की तीर्थ यात्रा की थी। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्यों चोल और पांड्यों का उल्लेख मिलता है। वो कौन सा अभिलेख है अशोक का जिसमें दक्षिण भारत के राज्यों का हमें उल्लेख मिलता है, खास करके चोल और पांड्य राज्य का। तो ये अशोक का द्वितीय शिलालेख था जिसमें हमें दक्षिण भारत के राज्यों का उल्लेख मिलता है। द्वितीय शिलालेख में चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्र जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों का हमें उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, द्वितीय शिलालेख। द्वितीय शिलालेख में हमें जो है दक्षिण भारतीय राज्यों चोल, पांड्य का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 49 देखेंगे। यहाँ पर है कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था। तो अशोक के अभिलेखों को सबसे पढ़ने का जो श्रेय जाता है वह जेम्स प्रिंसेप को जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। जेम्स प्रिंसेप को अशोक के अभिलेख को पढ़ने का श्रेय जाता है। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में, ठीक है, 1837 ईस्वी में दिल्ली मेरठ स्तंभ पर अशोक के अभिलेख को सफलतापूर्वक पढ़ा था, ठीक है।
तो यही थे जेम्स प्रिंसेप और ये पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने अशोक के शिलालेखों को, अभिलेखों को पढ़ा था। चलिए प्रश्न संख्या 50 देखेंगे। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि और भाषा में है? तो अशोक के जो अधिकांश जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी और प्राकृतिक लिपि में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो ब्राह्मी और प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51 देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न संख्या 51 है कि किन अभिलेखों में अशोक का पूरा नाम देवनाम प्रिय अशोक प्रियदर्शी मिलता है? अशोक का पूरा नाम देवनाम प्रिय अशोक प्रियदर्शी किस अभिलेख में मिलता है? तो ये जो जानकारी हमें मिलता है ये मास्की, गुर्जरा और नित्तूर अभिलेख से हमें मिलता है। मास्की, गुर्जरा, नित्तूर और उद्देगोलम जैसे स्थलों के अभिलेखों में अशोक का पूरा नाम मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। मास्की, गुर्जरा और नित्तूर ये वो शिलालेख थे, वो अभिलेख थे जहां पर अशोक का हमें पूरा नाम मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 52 देखिए। यहाँ पर है कि देवनाम प्रिय का अर्थ क्या होता है? देवनाम प्रिय का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है देवताओं का प्रिय। देवनाम प्रिय का अर्थ क्या है? देवताओं का जो प्रिय है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देवताओं का प्रिय, देवनाम प्रिय मतलब देवताओं का प्रिय। चलिए प्रश्न संख्या 53 देखिए। कितने प्रमुख शिलालेख हैं? देखिए प्रमुख शिलालेखों की बात करा जाए तो वो 14 है। ठीक है, कितने प्रमुख शिलालेख हैं? तो वो 14 शिलालेख है। अशोक के 14 प्रमुख शिलालेख है जो विभिन्न स्थलों पर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 54 देखेंगे। प्रथम शिलालेख में क्या निषेध है? प्रथम जो शिलालेख है उसमें क्या निषेध किया गया है, क्या नहीं करने की बात की गई है? तो यहाँ पर जो प्रथम शिलालेख है उसमें पशु हत्या पर प्रतिबंध है, रोक लगाया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पशु हत्या पर निषेध है, प्रतिबंध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी पशु हत्या हमारा सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 55 देखिए। यहाँ पर है कि 5वें शिलालेख में किसके नियुक्ति का उल्लेख हमें मिलता है? तो जो 5वें शिलालेख है इसमें जो है धम्म महामात्रों की नियुक्ति की हमें बात मिलती है। ठीक है, उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। धम्म महामात्र, धम्म महामात्र के उल्लेखों की जो नियुक्ति हमें मिलती है वो 5वें शिलालेख से हमें मिलती है। ठीक है, 5वें शिलालेख से धम्म महामात्र के उल्लेख नियुक्ति का उल्लेख हमें मिलता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 56। यहाँ पर है कि 13वें शिलालेख किसके बारे में है? देखिए जो 13वां शिलालेख था वो कलिंग युद्ध और यूनानी शासकों के उल्लेख में था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। कलिंग युद्ध से संबंधित था। 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है और इसमें कलिंग के विनाश का वर्णन है तथा यूनानी शासकों का भी उल्लेख यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जिसमें अलेक्जेंडर हुआ, इन सभी चीजों का, टॉलमी, इन सभी चीजों का, इन लोगों का भी उल्लेख मिलता है 13वां शिलालेख में। लेकिन यहाँ पर सिर्फ अगर एक महत्वपूर्ण याद रखना है तो वो है कलिंग युद्ध का। ठीक है, तो 13वें शिलालेख में हमें जो है कलिंग युद्ध के बारे में उल्लेख मिलता है। चलिए प्रश्न संख्या 57 देखिए। कंधार का अभिलेख किस भाषाओं में है? कंधार का जो अभिलेख हमें मिला है अशोक का, वो अभिलेख जो कंधार में पाए गए थे वो यूनानी और अरमाइक भाषा में लिखे गए थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। यूनानी और अरमाइक भाषाओं में लिखा गया था। कंधार में पाया गया अभिलेख द्विभाषी है जो यूनानी और अरमाइक भाषाओं में अंकित है। चलिए प्रश्न संख्या 58 देखेंगे। यहाँ पर है कि प्रमुख स्तंभ लेख की संख्या कितनी है? प्रमुख स्तंभ लेखों की संख्या की बात करें तो वो है 7। 7 यहाँ पर प्रमुख स्तंभ लेख है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 59। यहाँ पर है कि फिरोज शाह तुगलक ने किन 2 स्तंभों को दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने 2 स्तंभों को दिल्ली स्थापित किया था। वो था
टोपरा और मेरठ के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए टोपरा और मेरठ के अभिलेखों को इन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली स्थानांतरित किया था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में टोपरा और मेरठ के स्तंभ, दो स्तंभों को दिल्ली में स्थानांतरित किया गया था। तो ये याद रखिएगा, टोपरा और मेरठ के वो दो स्तंभ लेख थे। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 60। यहाँ पर है कि इलाहाबाद स्तंभ पर किन दो बाद के शासकों का उल्लेख है। तो इलाहाबाद स्तंभ पर किन दो बाद के शासकों का उल्लेख मिलता है, वो है समुद्रगुप्त और जहांगीर। समुद्रगुप्त और जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त और जहांगीर का जो हमें उल्लेख मिलता है वो इलाहाबाद के स्तंभ पर मिलता है। इलाहाबाद के स्तंभ पर दो बाद के अभिलेख हैं। एक गुप्त शासक समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति जो कि हरिश्चंद्र द्वारा रचित है, और दूसरा मुगल सम्राट जहांगीर का है। ठीक है, तो इलाहाबाद का स्तंभ पर किन दो बाद के शासकों के अभिलेख है, तो समुद्रगुप्त और जहांगीर का। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 61 देखेंगे। यहाँ पर है कि सातवां स्तंभ लेख किस रूप में जाना जाता है। जो सातवां स्तंभ लेख है वो किस रूप में जाना जाता है, तो सातवां स्तंभ लेख जो है वह साक्ष्य अभिलेख के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, साक्ष्य अभिलेख। सातवां स्तंभ लेख अशोक का अंतिम घोषणा पत्र था, जो इसे साक्ष्य अभिलेख के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर है कि अशोक के बाद कौन शासक बना। अशोक के बाद जो शासक बनता है वो कौन बनता है, तो वो बनता है दशरथ। अशोक के बाद जो है दशरथ जो है शासक बनता है। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने 27 वर्षों तक शासन किया और उसके बाद उसका पोता दशरथ जो था वो शासक बनता था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, दशरथ। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 63। यहाँ पर है कि संप्रति ने लगभग कितने जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो जो संप्रति था, संप्रति ने लगभग जो है 1,50,000 जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। 1,50,000 जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। संप्रति जो था वह दशरथ का भाई था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 64 देखेंगे। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। देखिए मौर्य वंश का अंतिम शासक के रूप में जो राज करता है वो वृद्धरथ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, वृद्धरथ था। वृद्धरथ 1887 से लेकर 1885 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश का शासन बनता है और ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या की थी। ठीक है, और स्वयं को शासक घोषित किया था। तो इसकी जो हत्या किया गया था वह पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है इसकी हत्या की गई थी वृद्धरथ की, और उसके बाद पुष्यमित्र शुंग जो है वो सम्राट बन जाता है। और यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वह था वृद्धरथ। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि कौटिल्य के अनुसार राज्य कितने तत्वों से बना है। कौटिल्य ने राज्य को कितने तत्वों से बना हुआ बताया था। तो कौटिल्य जो थे वो राज्यों को बताते थे कि ये 7 जो है तत्वों से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। कौटिल्य के अनुसार राज्य जो है 7 तत्वों से बना हुआ है, सप्तांग से बना हुआ है, जिसमें स्वामी यानी कि राजा की बात की गई थी, आमत्य यानी कि मंत्री की बात की गई थी, जनपद यानी कि क्षेत्र या जनसंख्या की बात की गई थी, दुर्ग यानी कि किला की बात की गई थी, कोष यानी कि खजाना की बात की गई थी, बल यानी कि सेना की बात की गई थी, मित्र यानी कि सहयोगी की बात की गई थी। तो ये थे 7 तत्व जिससे मिलकर एक राज्य बनता है। ये बात जो है कौटिल्य ने कहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि मौर्य साम्राज्य में कितने तीर्थ थे, यानी कि तीर्थ यानी कि उच्च अधिकारी थे। तो मौर्य साम्राज्य में जो उच्च अधिकारियों की संख्या थी वो कितनी थी, 18 थी। ठीक है, 18 यहाँ पर तीर्थ थे जो कि उच्च अधिकारी के रूप में जाने जाते थे। ठीक है,
और इसमें जो थे पुरोहित थे, मंत्री थे, सेनापति थे, युवराज आदि शामिल होते थे ये 18 उच्च अधिकारियों में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर है कि समहर्ता का कार्य क्या था। समहर्ता का कार्य क्या था? देखिए समहर्ता जो थे इनका कार्य था कर का संग्रह करना, टैक्स वसूली करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समहर्ता या समिघाता जो था यह राजकोष का मुख्य संरक्षक था और पूरे राज्य के लिए कर संग्रह की देखभाल करता था, टैक्स वसूला करता था। चलिए, मौर्य साम्राज्य में कितने प्रांत थे? मौर्य साम्राज्य में अगर प्रांतों की संख्या की बात करें तो वो थे 5। मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी। मौर्य साम्राज्य मुख्य रूप से 4 प्रांतों में विभाजित था, उज्जैन, तक्षशिला, कलिंग और सुवर्णगिरी। अशोक के शासनकाल में 5वां प्रांत जोड़ा गया था। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये 4 में ही था, लेकिन बाद में जब अशोक आता है तो इसमें 5वां प्रांत जुड़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सामने प्रश्न है कि राजुक का कार्य क्या था? राजुक का कार्य क्या था? राजुक जो थे उनका कार्य क्या था? तो राजुक जिले के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थे। राजुक जो थे जिले के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जिले के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 70 देखेंगे। यहाँ पर है कि ग्रामीण या ग्रामीणी का कार्य क्या था? ग्रामीण या ग्रामीणी का जो कार्य था वो था गांवों का प्रशासन करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गांवों का प्रशासन करना, शासन को संभालना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 71। यहाँ पर क्या है, भाग क्या था? भाग जो था वो भू राजस्व था, 1/6 भाग। जैसे कि भू राजस्व का भू राजस्व था जो कि उपज का 1/6 भाग लिया जाता था टैक्स के रूप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 72 देखेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मेगास्थनीज के अनुसार सैन्य परिषद में कितने सदस्य थे? तो मेगास्थनीज के अनुसार जो सैन्य परिषद था उसमें 30 सदस्य थे। ठीक है, तो मेगास्थनीज के अनुसार जो है सैन्य परिषदों में कितने सदस्य थे? 30 सदस्य थे। मेगास्थनीज ने बताया कि एक सैन्य परिषद में जिसमें प्रशासन के लिए 30 सदस्य थे। ठीक है, और जो 6 उप समितियों में विभाजित थे। चलिए नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं, मौर्य सेना के मुख्य घटक क्या थे? मौर्य सेना के मुख्य घटक क्या थे? तो मौर्य सेना के जो मुख्य घटक थे वो पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी, रथ, नौसेना, ये सभी थे, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि मौर्य सेना के प्रमुख घटक क्या थे? तो पैदल सेना भी थे, घुड़सवार सेना भी था, हाथी भी थे, रथ भी था, नौसेना भी था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, मेगास्थनीज ने मौर्य समाज को कितने जातियों में विभाजित किया था? तो मेगास्थनीज जो थे वो मौर्य साम्राज्य को, मौर्य समाज को जो है वह कितने भागों में विभाजित किया था? तो उन्होंने विभाजित किया था 7 भागों में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 7 भागों में। मेगास्थनीज ने मौर्य समाज को 7 जातियों में विभाजित किया था। तो वो इस तरह से विभाजित किए थे, एक तो दार्शनिक, दूसरा सैनिक, तीसरा प्रशासक, चौथा सलाहकार, पांचवा कारीगर और छठा चरवाहे और 7वां किसान। तो इस तरह से इन्होंने 7 भागों में विभाजित किया था मौर्य समाज को। ठीक है, मेगास्थनीज ने। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है कि मौर्य काल में पंच चिन्हित सिक्के किस धातु के थे? तो मौर्य काल में जो पंच चिन्हित सिक्के थे वो मुख्य रूप से चांदी और तांबा के थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मुख्य रूप से चांदी और तांबा के थे। मौर्य काल में पंच चिन्हित सिक्के मुख्य रूप से चांदी और तांबे के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 76 देखेंगे। सीता भूमि क्या थी? सीता भूमि क्या थी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सीता भूमि जो थी वह राज्य के स्वामित्व वाली भूमि थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राज्य के स्वामित्व वाली जो भूमि थी उसे सीता भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे, यहाँ पर है कि मौर्य काल किस साम्राज्य से प्रभावित थी? मौर्य काल किस साम्राज्य से प्रभावित था? तो मौर्य काल जो था वह प्रभावित था आर्मेनियड साम्राज्य से, ईरान से।
अकेमेनिड, ठीक है, अकेमेनिड साम्राज्य से, जो कि ईरान का था, उससे मौर्य साम्राज्य जो था प्रभावित था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। मौर्य काल ईरान के अकेमेनिड साम्राज्य से प्रभावित थी, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो अफगानिस्तान को छूते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि सारनाथ स्तंभ किस प्रकार के पत्थर से बना हुआ है। जो सारनाथ का स्तंभ है वो किस प्रकार के पत्थरों से बना हुआ है। तो ये जो बना हुआ है ये हेडन ग्रे पत्थर, बफ रंग का बारीक दाने वाला जो पत्थर है उससे बना हुआ है सारनाथ स्तंभ, ठीक है। सारनाथ स्तंभ जो है बफ रंग के बारीक दाने वाले हेडन ग्रे पत्थर से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है प्रश्न संख्या 79 कि स्तूप किस लिए बनाए जाते थे। जो स्तूप बनाए जाते थे ये किस लिए बनाए जाते थे। तो स्तूपों का जो निर्माण था, स्तूपों का जो निर्माण था बुद्ध या बौद्ध भिक्षुओं के अवशेषों को संरक्षित करने के लिए था, ठीक है। स्तूप जो थे बुद्ध या सम्मानित बौद्ध भिक्षुओं के अवशेषों को संरक्षित करने के लिए बनाए गए थे, जिसमें सांची का स्तूप जो है वह प्रमुख स्तूप है, ठीक है, जिसका अशोक ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं। बराबर की पहाड़ियां, बराबर पहाड़ियों की गुफाएं किसके शासनकाल में बनाई गई थी। जो बराबर पहाड़ियों की गुफाएं हैं वो किसके शासनकाल में बनाई गई थी। तो ये जो बराबर की पहाड़ियां हैं यह अशोक के शासनकाल में बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अशोक के शासनकाल में। गया के पास जो बराबर पहाड़ियों की गुफाएं हैं जैसे लोमस ऋषि और सुदामा, ये मौर्य वास्तुकला का प्रदर्शन करती है और अशोक के शासनकाल में बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अशोक के शासनकाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दो कथन है, इन दोनों में से बताना, सॉरी 3 कथन है, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला कथन है कि अजात शत्रु का नाम कुणिक भी था। दूसरा है कि लिच्छवी राज्य को मगध में मिलाया गया। तीसरा है प्रथम बौद्ध संधि उनके शासनकाल में हुआ था। चलिए तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सही हो जाएगा। अजात शत्रु का नाम जो था वो कुणिक भी था, ये सही है। अजात शत्रु का नाम क्या था, कुणिक भी था। दूसरा आपसे पूछ रहा है कि उसने लिच्छवी राज्य को मगध में मिलाया। बात सही है, उसने लिच्छवी राज्य को मगध में मिलाया था। और तीसरा है कि प्रथम बौद्ध संधि उसके शासनकाल में हुई थी। प्रथम बौद्ध संधि जो है उसके शासनकाल में हुई थी। तो हाँ, प्रथम बौद्ध संधि जो है उसके शासनकाल में राजगिरी में प्रथम बौद्ध संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी सही हो जाएगा। 1 2 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। ये थोड़ा सा 1 2 और 3 सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पर है कि अजात शत्रु का नाम क्या था, कुणिक था, और उसने लिच्छवी राज्य को मगध में मिलाया था और उसके शासनकाल में राजगिरी में जो है प्रथम बौद्ध संधि होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 82 देखेंगे। यहाँ पर है कि मौर्य साम्राज्य के उदय के लिए जिम्मेदार कारक कौन से थे। पहला है राजनीतिक स्थान, दूसरा है उपजाऊ भूमि और उच्च कर राजस्व, और तीसरा है सक्षम शासन। तो मगध साम्राज्य के उदय के लिए जो जिम्मेदार थे वो सभी सही थे। ऑप्शन नंबर डी सभी कथन सही है। राजनीतिक स्थान भी था, उपजाऊ भूमि और उच्च कर राजस्व भी था, और सक्षम शासक भी था इसके लिए जिम्मेदार, ठीक है। तो मगध के उदय के लिए राजनीतिक स्थान, उपजाऊ भूमि, उच्च कर राजस्व और बिम्बिसार अजात शत्रु जैसे सक्षम शासक जिम्मेदार थे। इसलिए मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ और उनका बहुत ज्यादा उदय हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में सही सुमेलित है। तो यहाँ पर जो सही सुमेलित युग्म है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है सभी जो है सही सुमेलित है। कौशल प्रसेनजित, कौशल का शासक प्रसेनजित था। मगध का शासक जो था वह बिम्बिसार था। वत्स का जो शासन था वह उदयन था, ठीक है। तो ये तीनों जो है सही में सही मिलाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 84। हैदर स्पीच
यानी कि बितस्ता या झेलम का युद्ध कब हुआ था? तो हैदर स्पीच या बितस्ता झेलम का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 326 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर बी 326 ईसा पूर्व में ये हुआ था। हैदर स्पीच यानी कि बितस्ता या झेलम का जो युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और मकदूनिया सेना और राजा पोरस के बीच हुआ था। ठीक है, सिकंदर महान की मकदूनिया सेना, यहाँ पर जो सिकंदर महान की मकदूनिया की सेना थी वो और पोरस के बीच लड़ाई हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि जो हैदर स्पीच की लड़ाई थी वो सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 85 देखेंगे। यहाँ पर है कि फारस आक्रमण के प्रभाव क्या थे? फारसी आक्रमण के क्या प्रभाव हुए? तो फारसी आक्रमण के जो प्रभाव हुए वो क्या है? कथन दिया गया है खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ। दूसरा कथन है कि भारत ईरानी व्यापार को बढ़ावा मिला। तीसरा है कि सिंधु और अरब सागर की भौगोलिक खोज हुई। तो यहाँ पर ये तीनों कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि फारसी आक्रमण के प्रभाव से खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ, भारत ईरान व्यापार को बढ़ावा मिला, सिंधु और अरब सागर की भौगोलिक खोज हुई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा ये सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 86 देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 86 है कि यूनानी आक्रमण के प्रभाव क्या थे? देखिए यूनानी आक्रमण के प्रभाव क्या थे ये आपको बताना है। फिर से 3 कथन है। पहला है भारत और पश्चिमी एशिया के बीच व्यापारी मार्ग खुला। दूसरा है कि गंधार शैली की मूर्ति कला का विकास हुआ। तीसरा है कि खगोल विज्ञान और सिक्का निर्माण में सीखा। तो यहाँ पर ये तीनों जो कथन है सही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा कि ये सभी जो है सही है। यही आपसे पूछा है कि यूनानी आक्रमण के प्रभाव क्या थे। पहला प्रभाव यहाँ पर हुआ कि भारत और पश्चिमी एशिया के बीच व्यापारी मार्ग खुला। दूसरा यहाँ पर प्रभाव हुआ कि गांधार शैली की मूर्ति कला का विकास हुआ। तीसरा प्रभाव ये हुआ कि खगोल विज्ञान और सिक्का निर्माण सीखा गया। ठीक है, तो ये तीनों प्रभाव यूनानी आक्रमण से हुआ। सिकंदर किस दर्रे से भारत आया था? सिकंदर किस दर्रे से भारत आया था? सिकंदर जो था वह खैबर दर्रा से भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा खैबर दर्रा से। ठीक है, सिकंदर 326 ईसा पूर्व में खैबर दर्रे से होकर भारत आया था। ठीक है, खैबर दर्रे से होकर के भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 88 है कि तक्षशिला का राजा कौन था जिसने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण किया था? तो तक्षशिला का जो राजा अमाभी था, अमम्भी जो था यह स्वेच्छा से सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण किया और उसे सहायता प्रदान की थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कौन सा शासक सिकंदर के विरुद्ध वीरता पूर्वक लड़ा था। तो सिकंदर के विरुद्ध जो वीरता पूर्वक लड़ाई लड़ा था वह पोरस था। राजा पोरस जो थे उन्होंने सिकंदर के विरुद्ध सिकंदर से दृढ़ता पूर्वक लड़ा था। और हम लोगों ने बात किया था कि हैदर स्पीच जो कि झेलम का युद्ध था और चेनाब के बीच के राज्य के शासक जो पोरस थे इन्होंने सिकंदर के विरुद्ध वीरता पूर्वक युद्ध लड़ा था। तो यहाँ पर राजा पोरस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर प्रश्न संख्या 90 है कि सिकंदर की सेना ने किस नदी के तट पर विद्रोह किया था? तो सिकंदर की जो सेना थी वो किस नदी पर विद्रोह किया था? तो वो था जो ब्यास नदी था। ठीक है, ब्यास नदी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ब्यास नदी। सिकंदर की प्रगति ब्यास नदी के तट पर रुक गई जब उसकी सैनिकों ने विद्रोह किया और आगे बढ़ने से मना कर दिया था कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो ब्यास नदी था ब्यास नदी पर ही रुक गया और यहीं पर से वापस लौट गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है पुस्तक है? तो यहाँ पर अर्थशास्त्र में जो है अधिकरणों की जो संख्या है वो 15 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 15 है। अर्थशास्त्र में अधिकरण कितने हैं? 15 है। और इसमें 180 प्रकरण है। ठीक है, 180 जो है प्रकरण है
और इसमें अध्यायों की संख्या इसमें और कुल 6000 श्लोक है। ठीक है, 6000 श्लोक है, ये भी याद रख सकते हैं। अर्थशास्त्र में अधिकरणों की संख्या कितनी है? 15 है। इसमें प्रकरणों की संख्या 180 है। इसमें जो जो श्लोक है, श्लोकों की संख्या 6000 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? देखिए मेगास्थनीज जो था वो किसका राजदूत था, ये आपसे पूछ रहा है। तो वह सेलुकस का राजदूत था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सेलुकस का राजदूत था। मेगास्थनीज सेलुकस द्वारा भेजा गया राजदूत था और उसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य भारत का टिप्पणी किया था। तो सेलुकस मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेलुकस का। और मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है इंडिका। ठीक है, इंडिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंडिका पुस्तक जो है मेगास्थनीज ने लिखी थी। ठीक है, इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी और इसमें भारत का मौर्य साम्राज्य का वर्णन हमें मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 94 देखेंगे। यहाँ पर इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे यहाँ पर है नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धम्म के बारे में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धम्म के बारे में सही है? सही है ये देखिए, यहाँ पर नहीं का बात नहीं किया गया। पहला है कि यहाँ पर जो है यह नैतिक और नैतिक सिद्धांतों का समूह था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यह नैतिक और नैतिक समूह सिद्धांतों का समूह था। इसमें किसी एक विशिष्ट धर्म के बारे में नहीं बात की गई थी, ना ही इसमें किसी धर्म एक विशिष्ट धर्म की बढ़ावे की बात की गई थी। ये कई सारे धर्मों के नैतिक सिद्धांतों को एक साथ समूहित किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 95 देखेंगे। यहाँ पर है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण थे। मौर्य साम्राज्य के आखिर पतन के क्या कारण थे? तो मौर्य साम्राज्य के पतन के जो कारण यहाँ पर बताए जा रहे हैं, ये 4 कथन दिए गए और ये चारों सही है। अशोक के उत्तराधिकारी जो थे वो कमजोर हुए और इस वजह से। दूसरा है प्रशासनिक तंत्र में विकार उत्पन्न हो गया, आर्थिक चुनौतियां उत्पन्न हो गए और उत्तर पश्चिम सीमा की उपेक्षा होने लगी। तो ये चारों जो थे कारण, इसी वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि किस शासक ने बृहद्रथ की हत्या की और शुंग वंश की स्थापना की? तो बृहद्रथ की हत्या जो किया गया था वह पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था और पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना की थी। तो पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में, ठीक है, 185 ईसा पूर्व में जो है अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या की और शुंग वंश की स्थापना की। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि मगध साम्राज्य के राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? मतलब कौन सबसे पहले, उसके बाद कौन आया था? तो मगध साम्राज्य में जो क्रम है वो ऑप्शन नंबर ए सही है। मगध साम्राज्य के राजवंशों का सही कालक्रम कौन सा है? तो सबसे पहले हर्यक वंश आता है, उसके बाद शिशुनाग वंश आता है, उसके बाद नंद वंश आता है और उसके बाद मौर्य वंश आता है। ठीक है, तो मगध साम्राज्य में राजवंशों का सही कालक्रम है हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 98 है कि राजवंश और राजधानी का सही मिलान करें। राजवंश और राजधानी का सही मिलान करें। देखिए यहाँ पर है कि कौन सा सही मिलान करें। ये देखिए जो है वो सभी सही है। हर्यक वंश की राजधानी राजगृह थी, ये बिल्कुल सही है। मौर्य वंश की मौर्य यानी कि उदयन के बाद ये पाटलिपुत्र हो गया, ये भी सही है। तीसरा था कि शिशुनाग वंश की जो राजधानी थी वो वैशाली थी। ठीक है, तो ये भी सही है। अस्थायी रूप से वैशाली इसकी राजधानी थी शिशुनाग वंश की। तो तीनों सही है, तीनों मिला हुआ सही है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछ रहा है। सही नहीं है, नहीं है पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो सही नहीं है वो ये है कि कौशल की राजधानी अहिच्छत्र थी। ये जो कथन है ये सही नहीं है। कौशल की राजधानी अहिच्छत्र नहीं थी, कौशल की राजधानी श्रीवास्तु थी। ठीक है, कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रीवास्तु थी, अहिच्छत्र नहीं। अहिच्छत्र जो थी वह उत्तरी पंचाल की राजधानी थी। जो अहिच्छत्र है यह उत्तरी पंचाल की राजधानी है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा
और कौशल की राजधानी जो है वो श्रीवास्तु है। ठीक है, श्रीवास्तु। तो ये था श्रीवास्तु। तो ये कौशल की राजधानी अहिच्छत्र नहीं है बल्कि ये श्रीवास्तु है, और अहिच्छत्र जो थी वह उत्तरी पंचाल की राजधानी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न देखेंगे। महाजनपद काल में कौन से कर थे? तो महाजनपद काल में जो करों की बात की गई है वो कौन कौन से कर थे? तो यहाँ पर भूमि कर यानी कि भू राजस्व कर था, बलि कर यानी कि अतिरिक्त कर था, शुल्क सीमा कर ये भी था, और हिरण्य संभवतः सोने में भुगतान किया गया कर ये भी था। चारों प्रकार के कर यहाँ पर महाजनपद काल में उपस्थित थे। महाजनपद काल में भाग यानी कि भू राजस्व, बलि यानी कि अतिरिक्त कर, शुल्क यानी कि सीमा शुल्क, और हिरण्य यानी कि सोने में कर जैसे विभिन्न कर लगते थे। तो ये थे 100 प्रश्न महाजनपद काल से। ठीक है, उम्मीद है आपके लिए ये हेल्पफुल हुए होंगे। चलिए, तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग इसी तरह से 100 MCQ क्वेश्चंस को देखेंगे। आज हमारा डे 5 था। अगले दिन हम नेक्स्ट वीडियो में डे 6 में नेक्स्ट चैप्टर अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम लोग टोटल 100 टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे, और ये 100 टॉपिक्स जो होंगे वह हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ठीक है, इन सभी चीजों को मिला करके साइंस और कंप्यूटर भी साथ में, ठीक है, ये सभी का मिला करके हम लोग टोटल 100 टॉपिक्स का निर्माण किए हैं। और ये 100 टॉपिक्स में हम लोग 100 MCQ क्वेश्चन, महत्वपूर्ण 100 MCQ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये 100 MCQ क्वेश्चन जो है हर एक टॉपिक को, यानी कि जैसे कि महाजनपद काल हम लोगों ने पढ़ा, इसके शुरू से लेके अंत तक हर एक कोने को ये छुएगा, और ये आपके तैयारी को एक दिशा देगा, मजबूत दिशा देगा। तो इस सीरीज को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप चाहें तो सिर्फ इस प्लेलिस्ट को भी सेव कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 6 के वीडियो के साथ।